इस कथा को कहने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि आप सब इस कथा को धीरे धीरे रस ले लेके पढ़िएगा। आप सबको इसमें वो सब रस मिलेगा जिनका आनंद लेने के लिए आप यहाँ पर आते हैं। तो लीजिए, हाजिर है मेरी ताज़ा कहानी कड़कती बिजली तड़पती चिड़िया। सरकारी विभाग में प्रतिष्ठित पद पर मेरी नौकरी लगने के 1 वर्ष के भीतर ही मेरा विवाह शर्मिष्ठा से हो गया। उन दिनों मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में हुआ करती थी। अपने सरकारी फ्लैट से सुबह 9:30 बजे घर से निकलना होता था और देर शाम लौट पाना होता था, पर जिंदगी मस्त चल रही थी। दिन भर ऑफिस में ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाना और शाम ढलते ही घर पर लौटकर अपनी नई नवेली दुल्हन के आगोश में रातें कटती थीं। जब विवाह हुआ तो शर्मिष्ठा की उम्र 22 साल के करीब थी। बीएससी करते ही उनका विवाह मेरे संग हो गया। मैं भी उन दिनों 25 बरस का था। पप्पू में अतुलित बल हुआ करता था। डिनर के बाद कितने राउंड पिलाई करके सोना हो पाता था, कुछ कहना मुश्किल है। शर्मिष्ठा हालांकि सर्वगुण संपन्न धार्मिक है। सभी 30 त्यौहार, होली, दिवाली, एकादशी, प्रदोष इत्यादि सब विधि विधान से करती है और पिलाई के टाइम बिस्तर में मेरे संग गजब की चौकड़ी भी भरती थी। नित्य पूजा पाठ, सुगढ़ गृहिणी और रसोई की रानी के अलावा पिलाई ही उनका प्रिय सगम हुआ करता था। मुझे शर्मिष्ठा से सिर्फ एक ही शिकायत थी कि वो ना तो मेरा पप्पू चूसती थी और ना ही अपनी चिड़िया चाटने देती थी। ये अपने पिछवाड़े में कुछ करने देती थी, बाकी उसे जैसे चाहो वैसे रगड़ लो। उनके पारिवारिक संस्कारों का आदर करते हुए मैं भी चलो जो है सो ठीक है सोचकर मस्त रहता था। पर ये सब बातें इस कहानी का विषय नहीं है। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब शर्मिष्ठा को पहला बच्चा होने वाला था। जब वो प्रेग्नेंट हुई तभी से उसने अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया था। रेगुलर मेडिकल चेकअप कराती थी, घूमना फिरना, टहलना, डॉक्टरानी की बताई हुई सारी बातें फॉलो करती थी वो। आप सब तो जानते हैं कि ये डॉक्टर लोग पिलाई करना तो प्रेगनेंसी होने के 6-7 हफ्तों बाद बंद करवा देते हैं। सो उस दिनों मुझे बिना चिड़िया के रहना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन मैं शर्मिष्ठा को डॉक्टरानी के पास चेकअप कराने लेकर गया था। शर्मा जी, अब आप अलग सोने की आदत डाल लीजिए। नो सेक्स फ्रॉम नाउ अनवांट्स, वो बोली। मैंने भी सहमति से संजीदगी से सिर हिलाया। उस दिन घर लौटते ही शर्मिष्ठा ने भी साफ साफ ऐलान कर दिया कि अब सेक्स बिल्कुल नहीं करना है। डिलीवरी के बाद डॉक्टरानी से सलाह के बाद ही दूंगी आपको। मैं उसे लाख समझाता कि धीरे धीरे कर लूँगा, तेरे पेट पर वजन नहीं डालूंगा, बस चिड़िया में आधा पप्पू घुसाकर धीरे धीरे अंदर बाहर करके पानी निकाल लूँगा बस। पर वो माने तब ना। हाँ, बहुत जोर देने पर कभी कभार मेरे पप्पू की मुठ ज़रूर मार देती थी और कहती रहती थी कि जल्दी निकलो अपना पानी। मेरे तो हाथ दुख गए आपका ये हिलाते हिलाते, पर पप्पू तो पप्पू है। जब वो अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचेगा तभी तो रस छोड़ेगा ना। मित्रों, अपने आने वाले पहले बच्चे की खुशी तो मुझे भी बहुत थी और जल्दी ही बाप बन जाने का रोमांच भी था। डॉक्टरानी की सलाह मानते हुए मैंने अपने बेडरूम में एक फोल्डिंग पलंग अपने लिए बिछा लिया था और शर्मिष्ठा से अलग सोने लगा। पत्नी जी के प्रति मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। उनका रूटीन चेकअप करवाना, सुबह सुबह उन्हें वॉक पर ले जाना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना इत्यादि। दिन ऐसे ही कटते जा रहे थे और फिर डिलीवरी का समय भी बहुत नज़दीक आता जा रहा था। अगस्त का महीना शुरू हो चुका था। शर्मिष्ठा की डिलीवरी की ड्यू डेट 20 अगस्त के आसपास थी। अपने हिंदू महीनों के हिसाब से सावन का महीना चल रहा था। बरेली में उन दिनों खूब घंघोर बरसात होती, बिजली कड़क के चमकती और मस्त ठंडी हवाओं के झोंके तन मन में वासना की आग लगा देते थे। आप सब तो जानते हैं कि
इन बरसातों में जब तेज़ घंघोर बारिश हो रही हो, बिजली कड़क रही हो, तो उस टाइम चिड़िया मारने में कितना आनंद मिलता है। ऐसे मौसम में मुझे चिड़िया की कमी बहुत खलने लगी थी, पर मैं कर भी क्या सकता था सिवाय अपना हाथ जगन्नाथ करने के, क्योंकि वो ही तो एकमात्र सहारा बचा था। उन दिनों मेरी सासू माँ का फ़ोन शर्मिष्ठा के पास लगभग रोज़ ही आता और वो अपनी मम्मी से बात करके अक्सर मुझे फ़ोन पकड़ा देती कि लो, मम्मी को आपसे बात करनी है। मुझे सास जी हिदायतें देती रहती, तरह तरह के इंटरेक्शन देती मुझे, कभी कभी एक ही बात को 10-10 बार रिपीट करती। मैं तो बस हाँ मम्मी जी, ओके मम्मी जी करता रहता था। शर्मिष्ठा की डिलीवरी की ड्यू डेट नज़दीक आती जा रही थी और मैं सोचने लगा था कि अपनी मम्मी को जाकर ले आऊँगा। जब मैंने शर्मिष्ठा से ये बात कही तो वो बोली उनकी मम्मी यानी मेरी सास को लेकर आना। मैंने सोचा चलो ये भी ठीक है, शर्मिष्ठा अपनी माँ के होने से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सेफ महसूस करती। तो मैं अपने ससुराल जाकर अपनी सासू माँ को ले आया और साथ में मेरी इकलौती साली निष्ठा भी चली आई। इन दोनों के आने से घर में रौनक और चहल पहल बढ़ गई और शर्मिष्ठा भी खूब खुश रहने लगी। क्यों न रहती जब उसके अपने माँ और बेटी बहन का संग मिल गया था। मेरी कुंवारी साली निष्ठा उन दिनों अपने ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में थी। निष्ठा देखने में शर्मिष्ठा से भी सुंदर है। शर्मिष्ठा से थोड़ी सी लंबाई, 5 फुट 4 इंच ऊंचाई और छरहरा सा सुतहना बदन, न मोटी न दुबली न पतली, भोला सा सुंदर गोल मासूम चेहरा, उजला गोरा रंग, भरा भरा सा निचला रसीला होंठ, तीखे नयन नक्श और लंबे रेशमी घने गहरे काले काले बाल। यूं जीजा जी, साली का रिश्ता तो हंसी मजाक छेड़छाड़ वाला होता है, साली आधी घरवाली टाइप का। पर ये सब बातें मेरे स्वभाव में निष्ठा के प्रति कभी नहीं रहीं, अतः अपने स्वभाव में अपनी साली के अत्यंत सामान संतुलित शालीन व्यवहार ही करता था। बात भी उतनी करता जितनी ज़रूरत हो। बस मैं अपनी शादी के बाद कुछ ही बार ससुराल गया हूँगा, वो भी 1-2 दिन के लिए। तो इस तरह निष्ठा से मेरी कोई प्रगाढ़ता या कनेक्टिविटी नहीं थी। कभी उससे बात होती भी तो उसकी पढ़ाई को लेकर या उसके बनाए खाने की तारीफ करने को लेकर। मेरी शादी के बाद जब पहली होली आई थी तब मैं पहली बार ससुराल गया था। गया क्या था, रीति रिवाज के अनुसार जाना ही पड़ा था। अब साली से तो होली खेलना ही थी। उन दिनों निष्ठा इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर में थी। छुई मुई सी शर्मीली लगी थी मुझे वो। जब होली खेलने की नौबत आई तो वो डरी सी, घबराई हुई सी आंगन में बैठ गई थी और अपना सिर उसने घूंघट में छुपा लिया था, जैसे कह रही हो कि लो जीजू खेल लो होली। सच कहूँ तो निष्ठा से ज़्यादा अंतमस में तो मैं खुद था और जैसे तैसे होली खेलने की इस रस्म को निभाकर चलता बनने की इच्छा थी मेरी। रस्म अदायगी की नीयत से मैंने बाल्टी में रंग घोला और निष्ठा के ऊपर उंडेल दिया और अलग हट गया। ना तो मैंने अपने हाथों से रंग लगाया और ना ही निष्ठा को कहीं से भी टच किया। कुछ देर निष्ठा यूं ही भीगी बिल्ली सी बनी बैठी रही। फिर उसने खड़े होकर मुझे एक बार असंभस भरी निगाहों से देखा, जैसे उसने जो जो एक्सपेक्ट किया होगा कि जीजू संग होली ऐसी होगी वैसी होगी, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उसने मुट्ठी भर गुलाल मेरे सिर पर डाल दी और मुंह पर भी मल दी और फिर मुझे बाकी चितवन से देखती हुई निकल गई, जैसे आंखों ही आंखों से कह रही हो कि जीजू आप तो एकदम लल्लू टाइप के हो। इस तरह हम जीजू साली का यूं ही फॉर्म टाइप का रिश्ता हुआ करता था। अब बात उस दिन की जिस दिन शर्मिष्ठा को लेबर पेन हुआ था। दोपहर के कोई 3 बजने वाले थे कि शर्मिष्ठा के पेट में दर्द शुरू हो गया और वो कराहने लगी। सासू माँ बोली, दामाद जी जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलो, डिलीवरी बस होने ही वाली है।
मैंने आनन फानन में टैक्सी का इंतज़ाम किया और हम लोग हॉस्पिटल चल दिए। टैक्सी में शर्मिष्ठा, निष्ठा और सास जी पिछली सीट पर थे, जबकि मैं अपनी बाइक से टैक्सी के पीछे पीछे चल रहा था। बाइक मैंने इसलिए ले ली थी कि पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। रिमझिम रिमझिम बरसात हो रही थी और मौसम बहुत ही मस्त लग रहा था। मैं भीग रहा था, पर मज़ा भी बहुत आ रहा था भीगने में। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया था कि पता नहीं लड़का होगा या लड़की, जो भी हो, हमने कभी कोई जांच नहीं करवाई थी कि आने वाला बच्चा लड़की होगी या लड़का। जो भी भाग्य से होगा वो खुशी खुशी मंजूर था हमें। शाम के 5 बजे के करीब शर्मिष्ठा को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया। समय गुजरता रहा, शाम हुई, शाम से रात हो गई। शर्मिष्ठा की प्रसव पीड़ा बढ़ती जा रही थी। वह अब कराहने के स्थान पर ज़ोर ज़ोर से हाय हाय करने लगी थी। हम लोग लेबर रूम के बाहर ही बेंच पर बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि खुशखबरी अब आई कि तब आई। घर से आते समय मैं हल्की बारिश में भीगता हुआ आया था, तो अब मुझे ज़ुकाम महसूस होने लगा था और छींकें आने लगी थीं। रात 8:30 के करीब मुझे भूख भी लगने लगी थी, तो मैं हॉस्पिटल की कैंटीन से कुछ फास्ट फूड और चाय ले आया और हम तीनों ने चाय नाश्ता किया और फिर डिलीवरी होने का इंतज़ार करने लगे। बाहर तेज़ घंघोर बरसात हो रही थी और बादलों की गरज डरा रही थी। इसी तरह टाइम होते होते रात के 10 बज गए, फिर 11 बज गए, पर डिलीवरी नहीं हुई। उधर शर्मिष्ठा दर्द के मारे लगातार चिल्ला रही थी। सुना था कि पहले बच्चे के साथ स्त्री का दूसरा जन्म होता है। मुझे भी वही लग रहा था। सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लगने लगा था और घबराहट भी होने लगी थी कि कुछ अनहोनी ना घट जाए। मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, इस बार शर्मिष्ठा का दर्द हर लो। आगे से मैं कभी इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा और हमारा बच्चा सकुशल हो जाए बस। साथ ही यह भी सोच रहा था कि जब ये कोमलागी में मेरा पप्पू ही आराम से नहीं झेल पाती थी, तो इसकी टाइट चिड़िया में से बच्चे का बड़ा सा सिर, फिर बाकी शरीर कैसे बाहर निकल पाएगा। पर मुझे पता था कि प्रकृति की अपनी लीला है, वक्त आने पर सब संभव हो जाता है। इस तरह वो रात बहुत भारी थी मुझ पर। रात के 1:30 बजे एक नर्स घबराई हुई आई और उसने मुझे दवाई का एक पर्चा दिया और बोली, आपके पेशेंट के साथ कुछ इमरजेंसी है, आप ये दवाइयाँ और इंजेक्शन अभी ला के दो, हमारे स्टॉक में ख़त्म हो गए हैं। बाहर घंघोर बारिश जारी थी। मैं तो पहले ही भीगा था, पर दवाई लेने तो जाना ही जाना था। मैंने बाइक स्टार्ट की और चल दिया दवा लेने। मुझे पता था कि रेलवे स्टेशन के पास एक मेडिकल स्टोर रात भर खुला रहता है। मैं उस बरसात में आंधी तूफान की तरह बाइक दौड़ाता वहीं जा पहुंचा और दवा लेकर वैसे ही स्पीड से वापस हॉस्पिटल आया। इसके बाद भी आने जाने में मुझे 1.25 घंटे के करीब लग गया। डॉक्टरानी और नर्स मीरा ही वेट कर रही थी। उन्होंने झट से दवाइयाँ मुझसे ले लीं और फिर लेबर रूम में जा घुसीं। शर्मिष्ठा के दर्द से छटपटाने की आवाज़ें तब भी लगातार बाहर आ रही थीं। इधर मेरी तबीयत भी खराब हो चुकी थी। लगातार भीगते रहने के कारण मुझे छींकें आने लगी थीं और कपकपी सी महसूस होने लगी थी। साथ ही बदन तपने लगा था। लेकिन उस टाइम मुझे अपनी परवाह बिल्कुल नहीं थी। बस यही चिंता सताए जा रही थी कि शर्मिष्ठा की डिलीवरी सकुशल हो जाए बस। सुबह के 4 बजने में 10 मिनट थे जब लेबर रूम से बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई दी और कुछ देर बाद एक महिला अटेंडेंट ने आकर बताया कि बेटा हुआ है और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। इस शुभ समाचार के साथ ही मेरा टेंशन खत्म हो गया। आधे घंटे के बाद मेरी सास भी लेबर रूम में जाकर शर्मिष्ठा और बच्चे को देखकर आईं और हमें बताया कि सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। शुभ समाचार सुनकर जैसे मेरे मन से कोई बड़ा बोझ उतर गया।